वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक डॉक्यूमेंट्री कवर करेंगे जिसकी कहानी में थ्रिल और सस्पेंस मूवी वाला ही है। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री है तो कहानी रियल होगी। एक आदमी जिसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है पर कुछ दिनों के बाद वो किसी और को डेट करने लग जाता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तो कहानी का मजा न खराब करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, पर उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वेलकम इन लव स्टॉकर किलर। तो ये कहानी है डेव की, जो कि पेशे से एक मैकेनिक है। डेव बताता है कि ये बात है साल 2000 की, जब उसकी मुलाकात एमी नाम की एक लड़की से हुई। एक साल रिलेशनशिप में रहने के बाद डेव और एमी की शादी हो गई थी, जिसके बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन धीरे धीरे दोनों में दूरी आना शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि डेव और एमी ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों का डाइवोर्स हो गया और बच्चों की कस्टडी एमी को मिल गई, जिनसे डेव समय समय पर मिलने के लिए जा सकता था बस। फिर डेव नेब्रास्का नाम की एक जगह पर शिफ्ट हो गया, जहां पर उसको एक मैकेनिक की जॉब और एक छोटा अपार्टमेंट मिल गया। बच्चे को एमी वीकेंड पर डेव के घर भी भेज दिया करती थी। अब डेव 35 साल का था और यहाँ इस अनजान जगह पर आकर वो भी अकेला पड़ चुका था। इसलिए उसने एक डेटिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया ताकि वो किसी को डेट कर पाए और उसको एक रिलेशन वाला फील आ पाए। पर हाँ, वो कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता था। अब कुछ दिनों तक तो डेव को कोई भी मैच नहीं मिलता, लेकिन एक दिन उसको एक लड़की का मैसेज मिलता है जिसका नाम था लिज। लिज के डेव की ही तरह 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। साथ ही लिज की हॉबीज और बाकी पसंद भी डेव से काफी मिलती जुलती थी। तो फिर क्या था, दोनों में बात शुरू हो गई। पहली डेट पर डेव के अपार्टमेंट में आकर लिज उसके साथ फिजिकल हो गई। दोनों फिर अक्सर मिलने लगे। इस दौरान डेव ने लिज से ये पहले ही कह दिया था कि वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, बस उसे कोई चाहिए जिसके साथ वो अपना गम और खुशी बांट पाए, और लिज को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन डेव के पास एक लड़की अपनी खराब गाड़ी बनवाने आई जिसका नाम कैरी था। कैरी डेव को पहली नजर में पसंद आ गई थी, हालांकि वो गाड़ी बनवाने के बाद चली गई। अब डेव जब उसी शाम डेटिंग वेबसाइट को देख रहा था तो उसमें उसको कैरी की प्रोफाइल दिखी, जो कि एक बच्चे की सिंगल मदर है। तो बस फिर क्या था, डेव ने तुरंत उसको एक मैसेज भेजा कि देखो, आज सुबह मैंने तुम्हें देखा जब तुम अपनी कार लेकर मेरे पास आई तो तुम मुझे अच्छी लगी। और फिर उसका रिप्लाई आया कि मैं भी तुम्हें नहीं भूली हूँ। यहाँ पर दोनों की बातें शुरू हो गई और फिर उन्होंने भी डेटिंग करना शुरू कर दिया, जिस दौरान डेव ने कैरी को अपने घर चलने के लिए बोला, जिसके लिए वो मान गई। यहाँ कैरी ने डेव से ये कह दिया था कि मैं इस रिश्ते को लेकर कोई सीरियस नहीं हूँ, और ये सुनकर डेव खुश हो गया क्योंकि वो तो यही चाहता था। उसने कैरी को अपने घर भी बुला लिया। फिर कुछ टाइम के बाद ये लोग घर में दाखिल हुए थे कि तभी वहां पर लिज आ गई। वो डेव से कहती है, सॉरी अगर तुम डिस्टर्ब हुए, मैं यहाँ पर अपना कोई सामान भूल गई थी इसीलिए आई। अब डेव उसे मना तो नहीं कर सकता, अब उसको हर एक चीज कैरी से बतानी पड़ती है। और फिर इस चीज को कैरी समझकर वहां से अपने घर के लिए निकल गए। इस पॉइंट पर ही कैरी और लिज आमने सामने थी। लिज के निकलने के बाद डेव ने कैरी को फिर कॉल किया, जो कि अपने घर तो निकल चुकी थी, पर अब वो डेव को अपने घर आने को कहती है। डेव तुरंत उसके बताए पते पर पहुंचता है। असल में कैरी जहां पर काम करती थी वो जगह डेव के अपार्टमेंट के आसपास ही थी, तो ये लोग अक्सर मिलने लगे। कुछ दिन के बाद एक सुबह जब डेव अपने घर में कैरी के साथ था तो वो उसको सोता हुआ छोड़कर अपने काम पर निकल गया। करीब 3 घंटे के बाद उसे कैरी का एक मैसेज मिला कि अब हम साथ में रह सकते हैं, जिस पर डेव ने रिप्लाई किया कि हमने इस बारे में पहले बात की थी ना कि हम कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। और इस पर कैरी ने डेव को एक गाली से रिप्लाई किया। साथ ही जब डेव घर पहुंचा तो कैरी जा चुकी थी। उसने अब दिन रात उल्टे सीधे धमकी से भरे मैसेजेस करना शुरू कर दिया। पता नहीं कैरी को कैसे हमेशा पता होता है कि डेव कहाँ है और क्या कर रहा है। वो उसे हर जगह स्टॉक कर रही होती है। कैरी हमेशा मैसेजेस और ईमेल्स के जरिए ही बातें करती थी। अब इस तरह 2 हफ्ते बीत गए, जिस दौरान कैरी की मां नैन्सी ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि ना तो उसका फोन लग रहा था और ना ही उसका कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। अब नैन्सी को कैरी ने डेव के बारे में बताया था तो वो पुलिस को उनके रिश्ते के बारे में बता देती है, जिस पर पुलिस डेव के पास आती है पूछताछ करने के लिए। तब वो उनको कैरी के सारे मैसेजेस दिखाता है जो भी उसने उसको भेजे थे। पुलिस को लगता है कि ये सिंपल ब्रेकअप का केस है और कुछ नहीं, वो लड़की जल्द ही वापस आ जाएगी, टेंशन मत लो। इसी बीच नैन्सी को कैरी FB पर मैसेज करके कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहती हूँ। यहाँ दूसरी ओर डेव के लिए उसके मैसेजेस बढ़ते ही जा रहे थे। उसने अब कई अलग अलग नंबर्स और ईमेल्स के जरिए डेव को बहुत सारे मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब उसने लिज को उसके ही घर के अंदर लिज की फोटो भी भेजी, यानी कि वो उसके घर भी आई थी। इस बारे में लिज तुरंत डेव को बताती है। अब डेव पुलिस में कंप्लेन करता है क्योंकि अब चीजें हद से बाहर हो रही थी। यहाँ तक कि कैरी लिज के साथ उसके बच्चों को मारने की धमकी दे रही होती है। अब इस केस को ऑफिसर क्रिस अपने हाथ में ले लेता है
उनको पता चलता है कि कैरी ने अपनी माँ से फोन पर बात नहीं की बल्कि मैसेज में की थी। इधर कैरी की वजह से लिज और डेव फिर से करीब आ चुके थे। डेव भी लिज के साथ टाइम बिताना शुरू कर देता है और अब सब कुछ कैरी के मन मुताबिक नहीं हो रहा था। इसीलिए कैरी ने लिज की कार में स्क्रैच मार दी और उसे मैसेज करके जान से मारने की धमकी दी। वो लिज को डेव से दूर रहने के लिए कह रही थी। हद तो तब हो गई जब कैरी लिज की खिड़की का शीशा तोड़कर उसके घर के अंदर गई और वहां पर आग लगा दी। ये तो लिज की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वो वहां पर नहीं थी, उसके बच्चे भी घर पर नहीं थे। अब इन सबसे लिज की लाइफ पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। वो बहुत डर गई थी। ऊपर से डेव खुद को इन सभी का जिम्मेदार मान रहा था क्योंकि उसके लिए ही कैरी लिज के साथ ये सारी चीजें कर रही है। साथ ही कैरी ने अपनी माँ से बताया था कि आप मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, मैं जल्दी उसको लेकर जाऊंगी। उधर एमी को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो वो भी अपने बच्चों को डेव के घर भेजना बंद कर देती है। बाकी अगर डेव को अपने बच्चों से मिलना है तो वो एमी के घर आ सकता है। इस केस को क्रिस स्टडी करने लग जाता है। लिज का घर जलने के बाद क्रिस को अपनी छानबीन से कैरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तो अब लिज की जान को बहुत खतरा था। वो इस जगह को छोड़कर डेव से दूर चली गई और डेव ने भी उसको जाने दिया क्योंकि उसे अब यही सही लगा था। यहाँ तक कि डेव ने अपना नंबर भी बदल दिया होता है और इस जगह से कहीं दूर जाकर रहने लग जाता है। उसने भी अपनी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस तरह 1 साल का समय बीत जाता है। इसी बीच कैरी भी कुछ नहीं करती और पुलिस इस केस को बंद कर देती है। लेकिन फिर कैरी की मां नैन्सी 2 डिटेक्टिव्स को हायर करती है ताकि कैरी का पता लगाया जा सके, क्योंकि कैरी इस बीच उनसे एक भी बार ना तो मिलने आई और ना ही उसने कॉल किया था। इन 2 डिटेक्टिव्स में नाम होता है इनका रयान और जिम, जो कि कैरी की फाइल को फिर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पति की मौत के बाद कैरी डिप्रेशन में थी और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। तो हाँ, वो ये हरकत कर सकती है। पर एक बात बहुत ही अजीब थी, जब रयान और जिम ने कैरी के फ्लैट की तलाशी ली तो वहां पर उसके कपड़े, उसकी सारी चीजें, सब कुछ रखा हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कहीं चला गया और अपना एक भी सामान को ना लेकर जाए। उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया था कि वो आखिर है कहाँ। फिर एक दिन कैरी ने अचानक डेव को मैसेज किया और इस बार वो डेव की एक्स वाइफ एमी और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही होती है। ये धमकी उसने एमी को भी दी होती है और यहाँ तक कि उसे ये भी बता रहता है कि एमी कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कैरी एमी के आसपास ही कहीं रहती हो। उसने एक तरह से एमी पर पूरी तरह से नजर बनाए रखी होती है। अब इस बात से परेशान होकर एमी पुलिस और डेव को सब बता देती है। फिर डेव अपनी और अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए गन खरीदता है। उधर जब ये बात रियान और जिम को पता चलती है कि कैरी कहीं एमी के आसपास ही रह रही है तो वो एक एथिकल हैकर की मदद लेने की सोचते हैं ताकि पता कर पाएं कि ये मैसेजेस और ईमेल्स आ कहां से रहे हैं। इस हैकर का नाम टोनी है। अब टोनी देखना शुरू करता है कि आखिर ये सारे मेल्स अलग अलग आईपी एड्रेसेस से भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया गया है वो है टॉन नाम के आदमी के वाईफाई का, जिसे अक्सर उसकी गर्लफ्रेंड इस्तेमाल करती है और उसकी गर्लफ्रेंड उसी के साथ रहती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिज थी। घर जलने की घटना के बाद से ही लिज टॉट के साथ थी। अब यहाँ पर यह बात तो पक्का हो गई कि लिज विक्टिम तो है नहीं बल्कि वही थी जिसने कैरी बनकर ये सारे मैसेजेस खुद को और बाकी सभी को भेजे थे। अब वो एक प्राइम सस्पेक्ट थी, लेकिन उसे अंदर करने के लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ और सबूतों की जरूरत थी। इसी दौरान एक शाम जब डेव अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसने जो गन ली थी वो गायब है। उसी बीच दूसरी तरफ पुलिस को एक फोन आता है कि किसी औरत ने लिज के पैर पर गोली मार दी है और ये फोन खुद लिज ने किया था। इसलिए तुरंत लिज को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर अभी भी पुलिस को शक उसी पर था। मगर अब ये केस तो मीडिया में आ चुका है तो इस पर सभी की नजरें हो जाती है, इसलिए पुलिस भी थोड़ा सतर्क हो जाती है। और जब लिज पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो लिज को कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाते हैं। यहाँ रियान और जिम पुलिस के साथ काम कर रहे होते हैं। उन्हें अब कैरी को ढूंढने से फोकस हटाकर ये पता करना होता है कि आखिर वो जिंदा भी है या फिर नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ पर है, और ये सारे जवाब सिर्फ लिज ही दे सकती है। अब वो लिज से इस तरह से पूछताछ करते हैं कि जैसे उनका सारा शक एमी पर है कि एमी ये सब कुछ कर रही है। लिज से पूछा जाता है क्या एमी ने कोई ऐसा मैसेज आपके या कैरी के बारे में किया है। बस फिर क्या था, लिज खुद को पुलिस से ज्यादा होशियार समझती थी। उसने खुद को ही एमी बनकर मेल किया कि मैंने ही तुम पर गोली चलाई थी क्योंकि तुम डेव से दूर नहीं जा रही थी, और ये मेल उसने पुलिस को दिखाया। लेकिन पुलिस तो सब कुछ जानती है। उन्होंने लिज की गाड़ी में ट्रैकर लगाया और जीपीएस से ट्रैक करके देखा लिज हर रात एमी के घर के चक्कर लगा रही है। यहाँ रेयान को भी एक आइडिया आया और उसने लिज से कैरी के बारे में पता करने के लिए डेव को कुछ दिनों के लिए बच्चों और एमी के साथ रहने को बोला। उसे पता था कि ये चीज लिज को जरूर अफेक्ट करेगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिज ने खुद को एमी के नाम से एक मेल लिखा जिसमें उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसने कैरी की जान और उसकी लाश को जला दिया। यानी कि लिज ने ये सारी चीजें डेव को हासिल करने के लिए ही किया। उसने खुद को विक्टिम दिखाया, पहले कैरी बनने का ड्रामा किया और अब वो सारा इल्जाम एमी पे डालने का सोच रही है। पुलिस के लिए ये हिंट काफी था। उन्होंने कैरी की कार को उस मेल पर बताई लोकेशन से रिकवर किया और एक खास केमिकल लिक्विड की मदद से
उन्हें पुराने खून के छींटे और लिज के फिंगरप्रिंट्स उस कार से मिल गए जो कि काफी था लिज को अंदर करने के लिए, लेकिन लाश मिले बिना कैरी का खून हुआ और वो लिज ने किया, ये साबित करना मुश्किल था। हालांकि ये साफ हो गया था कि लिज ने ही डेव की गन चोरी करके खुद को शूट किया ताकि सारा इल्जाम एमी पर आ जाए। इसीलिए टोनी, रियान और जिम ने मिलकर हर चीज को दोबारा से देखा। फिर टोनी ने डेव से बात की और उससे बोला कि जब आप लिज के साथ थे तब का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आपके पास है क्या। इस पॉइंट पर उस वक्त का एक पुराना खराब टैबलेट डेव के पास पड़ा हुआ था, वो उसने ढूंढकर टोनी को दिया। टोनी को उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड मिला जिसके सारे डिलीटेड डाटा को अच्छे से रिकवर करने के बाद उसमें टोनी को लिज की कई सारी सेल्फी मिली और किसी के पैर की फोटो मिली जिसमें एक खास तरह का टैटू बना हुआ था। इस टैटू ने ही टोनी का ध्यान खींचा। इस फोटो को जब टोनी ने नैन्सी को दिखाया तो उसने बताया कि ये चाइनीज टैटू कैरी ने अपने पैर पर बनवाया था, जिसका मीनिंग माँ है, यानी कि ये फोटो कैरी के पैर की थी जिसे लिज ने एक ट्रॉफी के तौर पर खींचा हुआ था। पर वो जल्दी में इसे डेव के टैबलेट में ही भूल गई। उसने सोचा डिलीट कर दिया है, किसी का ध्यान इस तरफ कहाँ जाएगा। इसी सबूत के बल पर कोर्ट ने लिज को कैरी के खून का दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पेरोल के। इस कहानी को टोनी, रियान और जिम ने मिलकर ही किया था। जिस कैरी की इमेज खराब हुई थी उस इमेज को इन्होंने क्लियर कर दिया था। हालांकि उसकी लाश नहीं मिल पाई, पर एक तरफ से उसे इंसाफ मिल गया था। कैरी बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी और इस चीज का जब डेव को पता चला तो वो भी काफी दुखी हुआ। तो दोस्तों, डेटिंग साइट पर अगर आप हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि समझ गए ना। इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।